आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगी, लेकिन आज जो हिंसा पश्चिम बंगाल में देखी गई, उस हिंसा के बाद आरोप प्रत्यारोप सिर्फ सियासी नहीं थे, बल्कि अर्धसैनिक बलों पर आज हमला हुआ। अर्धसैनिक बलों पर बूथ कैप्चरिंग से लेकर हिंसा करवाने का आरोप लगा। इसी पर आज की महाभारत लेकर आ रही हूं, क्योंकि हिंसा पश्चिम बंगाल ने पिछले कई चरण के चुनाव में देखी है, लेकिन किस तरह से अब सेंट्रल फोर्सेस पर भी हमले हो रहे हैं, इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत कि इस चुनावी हिंसा पर आखिर सियासत क्यों, हमला क्यों। पहले यह रिपोर्ट देखिए। हिंसा पर बवाल, मोदी का ममता से सवाल। कुछ बिहार में जो हुआ उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दीदी की ललकार, मोदी का प्रहार। হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে, আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ, যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল ভোটাররা। कूच बिहार में हिंसा, इसका खूनी खेला। हिंसा पर बवाल, सेंट्रल फोर्सेस पर क्यों सवाल। जो लोग थे उधर सोचे गांव वाले कि उसको सीआईएसएफ ने कोई मतलब मारा पीटा, कुछ ऐसे कुछ र्यूमर फैल गया था। बूथ कैप्चरिंग बहाना, सेंट्रल फोर्सेस पर निशाना। लाठी गिटी लेके, डंडा लेके, बहुत सारे और क्या क्या लेके आ गया। आके बाद में चिंता, राइफल चिंता। 4 मौत का दोषी कौन। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान में भी जमकर हिंसा देखने को मिली। कूच बिहार में चुनाव के बीच जमकर खूनी खेला हुआ। कूच बिहार में हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत के साथ ही बंगाल में राजनीतिक हिंसा का असली चेहरा सामने आ गया। आरोप है कि सीतलकुची में बीजेपी एजेंट को बूथ में घुसने नहीं दिया, जिसके बाद बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के मुताबिक झड़प के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पहले फायरिंग की, फिर बम भी दागे। इस बीच हंगामे को कंट्रोल करने के लिए सीआईएसएफ की टीम मौके पर जुटी रही। आरोप के मुताबिक वहां मौजूद लोगों ने सीआईएसएफ पर ही हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई में 4 लोगों की जान चली गई। वो गांव से आके 300 साढ़े 300 आदमी उसके ऊपर अटैक किए थे। उसका जब राइफल छीनने का कोशिश किया और बूथ में के अंदर में घुसने का कोशिश किया, तब ये घटना घटा और सीआईएसएफ फायरिंग चालू की। 400-500 लोग इधर क्या लाठी गिटी लेके, डंडा लेके, बहुत सारे और क्या क्या लेके आ गया। आके बाद में चिंता, राइफल चिंता करने लग गया और बाकी कुछ करने लग गया, मतलब यहाँ आउट नंबर कर दिया। बाद में क्या हुआ, सेल्फ डिफेंस में अभी तक प्राइमरली हमको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा सीएसएफ का गुवाहाटी का लोग गोली किया है। इस हिंसक घटना पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। सीतलकुची हिंसा पर सिलीगुड़ी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने सीधे ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पीएम ने हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। कुछ बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। वहीं टीएमसी और ममता दीदी केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। इतना ही नहीं, टीएमसी ने सेंट्रल फोर्सेस पर भी सवाल खड़े कर दिए और बीजेपी की शह पर काम करने का आरोप लगा दिया। 5টা লোককে গুলি করে মেরে দিলে আর তারপরে তুমি সেটাকে জাস্টিফাই করছো, তারপরে তুমি দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকবে, হোম মিনিস্টার থাকবে, কাল সারা দিন ধরে হোম মিনিস্টারের বিরুদ্ধে 2 থেকে 4টে কালো পতাকা লাগিয়ে, কালো ব্যাজ লাগিয়ে হোম মিনিস্টারের পদত্যাগ চান। ममता बनर्जी का इंस्टिगेशन में कुछ बिहार में हादसा हुआ। शीतलकुची में ही उन्होंने सीआरपी को घेर लो, रुकावट डालो, उसको पीटो मारो, सब बात तो ममता किया। आज की जो दुखद घटना हुई है कूच बिहार में, मैं इसके लिए पूरा ममता बनर्जी को जिम्मेदार मानता हूं। जिस प्रकार से कई दिनों से उकसावा भाषण उन्होंने दे रहे थे, प्रोवोक करने का प्रयास कर रहे थे, लोगों को बोल रहे थे सेंट्रल फोर्स को घेरो,
छोड़ो मत, अटैक करो। और वहाँ के जो इस प्रकार क्रिमिनल थे वो सेंट्रल फोर्स को घेर करके उनका बंदूक छीनने का प्रयास किया। सियासी हंगामे के बीच चुनाव आयोग ने इस बूथ पर दोबारा मतदान करने की बात कही है और मामले पर तुरंत रिपोर्ट मांगी है। दूसरी तरफ सियासी कुर्सी खोने के डर से दीदी सियासत कर रही है। दीदी कल कूच बिहार का दौरा करेंगी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बंगाल में चुनाव के बीच हिंसा हुई हो। आज ही हुगली में भी बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी के काफिले पर हमला हुआ है। लॉकेट चैटर्जी की गाड़ी के शीशे टूट गए। सवाल ये है कि खूनी हिंसा के नाम पर सियासत क्यों चमकाई जा रही है। सवाल ये भी कि क्या हिंसा कराकर चुनाव जीतेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, सियासी लड़ाई में देश की आन बान शान कही जाने वाली अर्धसैनिक बलों को क्यों घेरा जा रहा है। आखिर सुरक्षा बलों पर सवाल क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता प्रवक्ता अमित रॉय जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीआरपीएफ के फॉर्मर आईजीपी आरके सिंह जी, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी हैं, साथ ही राखी मित्रा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय सरकार, राजनीतिक विश्लेषक टीएमसी का पक्ष रखते हैं, तौसीफ अहमद खान वकील हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही सुजाता पॉल हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं उन सवालों से जो महाभारत के केंद्र में है। आज कूच बिहार में हिंसा हुई और उस हिंसा के बाद ममता बनर्जी खुलकर सामने आ गई हैं और कह रही हैं कि किस तरह से सेंट्रल फोर्सेस पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हो। इसलिए मैं पूछ रही हूं, कूच बिहार में हिंसा किसका खूनी खेला। सवाल आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि किस तरह से जो कुछ हो रहा है, हिंसा पर बवाल, सेंट्रल फोर्सेस पर आखिर क्यों सवाल। सेंट्रल फोर्सेस हर जगह पर चुनाव कराती हैं, यहां पर पश्चिम बंगाल में आरोप क्यों। सवाल तीसरा महाभारत में जो मैं पूछ रही हूं आज वो ये कि कूच बिहार में 4 मौत का दोषी कौन है, क्योंकि अलग अलग आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। सवाल महाभारत में मैं पूछ रही हूं अगला वो ये कि खूनी हिंसा पर सियासत क्यों हो रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहे हैं। और सवाल एक और महाभारत में यह कि चुनाव में हिंसा हार की बौखलाहट है क्या। मैं इन सभी सवालों पर महाभारत करूं उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है मेरे पास उस पर जा रही हूं। पश्चिम बंगाल में कुछ मिनटों में वोटिंग खत्म होगी, लेकिन उससे पहले ममता दीदी सामने आई है और खुलकर आरोप लगा रही है कूच बिहार की घटना पर। कूच बिहार की घटना पर ममता आक्रामक है, कह रही है केंद्र के इशारे पर यह सारी गड़बड़ी हो रही है, केंद्र के इशारे पर अफसर बदलने की वजह से यह घटना हुई है। और वो ये भी कह रही है कि किस तरह से गृह मंत्री मुझे धमकी देते हैं। ममता बनर्जी का यह बयान। मेरे साथ कोलकाता से शाजिया जुड़ रही हैं, दमदम से रीमा जुड़ रही हैं और साथ ही कूच बिहार से अनुपमा जुड़ रही हैं। मैं सीधे अनुपमा के पास पहले जा रही हूं। अनुपमा, कूच बिहार में जिस तरह से हिंसा देखी आज चुनाव के दिन, उसके बाद सीधे सेंट्रल फोर्सेस पर आक्रामक है ममता बनर्जी। चुनावों में हर जगह जाती है सेंट्रल फोर्सेस, इस तरह के आरोप क्यों झेलेंगे। बिल्कुल सुचारिता, देखिए अगर हम अपने जवानों की बात करें, बीएसएफ की बात करें, सीआईएसएफ की बात करें, आज जिस तरीके का आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है सीआईएसएफ पर, बीएसएफ पर, वो सरासर जो है गलत है। क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर, आप खुद भी सुचारिता जाती हैं, हम खुद भी जो है लगातार फर्स्ट फेज से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वो तमाम जवान जो है वो लगातार सहयोग करते हैं, जनता का सहयोग करते हैं, क्योंकि कुछ वृद्ध लोग आते हैं, कुछ विकलांग लोग आते हैं, उनकी मदद करते हैं, पत्रकारों की मदद करते हैं। लेकिन जब आज क्योंकि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन जो हुई है उसमें यही कहा जा रहा है कि दरअसल अपने डिफेंस में जो है ये गोलियां चलाई गई थी। 300 से 350 लोग जो है वो पहुंचे थे, उन्होंने हमला करने की कोशिश की, क्योंकि मामला जो है शुरुआत से ही वहां पर खराब चल रहा था। और देखिए शीतलागुच्ची, आपको याद होगा कि ये वही जगह है जहां पर दिलीप घोष पर भी हमला किया गया था। ये वही जगह है जहां पर कल देर शाम जो है बम ब्लास्ट हुआ था, जहां पर देसी बम मिले थे। और आज सुबह जो हमने तस्वीरें दिखाई जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आप ये समझिए वहां का नजारा ऐसा था कि 10 से 12 बाइक्स जो है वो लगातार आती हैं और 10 से 12 राउंड फायरिंग करके जाते हैं वहां पे शख्स, और लोकल पुलिस कुछ नहीं करती। सबसे बड़ी बात है लोकल पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में सुचारिता, क्योंकि जब हम वहां पर गए थे उसके 2 घंटे के बाद लोकल पुलिस पहुंची और जो बम वहां पर मौजूद था, जो देसी बम था, उसके बाद उसे डिफ्यूज किया गया। यहां तक कि जो खोखे पड़े हुए थे 2 घंटे बाद वहां से हटाए गए। अब आप ऐसे में समझिए कि लोकल पुलिस की कितनी लापरवाही है सुचारिता। आप जिस तरह से बता रही हैं वहां पर हिंसा की तस्वीरें भी मैं दिखा रही हूं, किस तरह वहां पर सेंट्रल फोर्सेस के साथ झड़प हुई है, जिसके बाद 4 मौत हुई। और शाजिया, उन 4 मौत के बाद
ममता बनर्जी अब खुलकर सीधे केंद्र सरकार पर हमला कर रही हैं और वो ये भी कह रही है कि पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रही हैं सेंट्रल फोर्सेस। ये बहुत बड़ा आरोप है क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस हर जगह जाकर चुनाव में मदद करती है। ये पहली बार नहीं है और इससे पहले सीआरपीएफ पर भी आरोप लगा चुकी हैं। शाजिया। बिल्कुल सुचरिता, देखिए केंद्रीय बल इस समय यहाँ पर मौजूद है और केंद्रीय बल सिर्फ इसलिए मौजूद है ताकि हर तरह से सुरक्षा व्यवस्था कायम रखी जा सके। हम खुद जाके मुलाकात कर रहे हैं लगातार सेना के जवानों से। सबसे ऊपर सेना के जवानों का सम्मान है। ये सोचना चाहिए वो जवान जो हर स्थिति में खड़े हुए हैं, हर परिस्थिति में खड़े हुए हैं और हम खुद देख रहे हैं, जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं, वो उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं किस तरीके से आप आगे बढ़िए। जो बुजुर्ग है उनको आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट महिलाओं को मैं बोलूंगी, उनको वो लोग आगे लेके जाते हैं ताकि उनका वोट जल्दी हो जाए। तो फिर किस मुंह से ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जो जवान है वो वोट करने से रोक रहे हैं, महिलाओं से अभद्रता की जा रही है, जवान गोलियां चला रहे हैं। ये सब बातें बेतुकी सी लगती है। राजनीति की बात करें तो ममता बनर्जी केंद्र पर आरोप लगा रही है, अमित शाह के ऊपर आरोप लगा रही है। कुछ देर पहले मैंने खुद दिलीप घोष से बात की है, मैं खुद उनसे मुलाकात करने गई थी, तो उनका कहना था कि सब कुछ ममता बनर्जी की शय पे हुआ है, वो ये सब करवा रही है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मोहरा बनाया जा रहा है सीआरपीएफ के जवानों को, बीएसएफ के जवानों को, कुल मिलाकर जवानों का मोहरा बनाया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर कुछ चल रहा है तो वो है सियासत। सियासत यहाँ की उबाल पर है। अब ममता बनर्जी कल जा रही है बिल्कुल, वहाँ का सियासत उबाल पर है, लेकिन आज सियासत उबाल पर है, लेकिन वोटिंग जिस तरह से हो रही है वो भी दिखा रहा है कि किस तरह लोग बढ़ चढ़कर अपना वोट डालने आ रहे हैं। बड़ी खबर बता दूं अपने दर्शकों को, बंगाल में अब तक 75% के करीब मतदान हो चुका है चौथे चरण में। बंगाल में चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है। शाम 6:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे, यानी कि चंद मिनट और, तकरीबन 21 मिनट और 75% तक वोटिंग चौथे चरण में हो चुकी है। रीमा 75% हम देख रहे हैं चरण दर चरण वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। 75% वोटिंग हो चुकी है अभी चौथे चरण में और अभी कुछ मिनट बाकी है। रीमा, सुचारिता, दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता आरोप लगाती हैं कि सीआरपीएफ की यहाँ मौजूदगी है, राजनीति में घसीटती है, लेकिन दूसरी तरफ यही पब्लिक जवाब भी देती है कि उसको लोकतंत्र में कितना यकीन है, उसे अपने संविधान पे कितना यकीन है। यही वजह है कि जिन जिलों में सुचारिता चुनाव हुआ है वहाँ सबसे ज्यादा परसेंटेज कहीं का हाई है तो वो कूच बिहार है। वो कूच बिहार जहाँ पे इतनी मौतें हुई और क्या कुछ हंगामा हुआ ये हम सब ने देखा। तो ये ममता के लिए भी सबक है कि आप देखिए, आप समझिए जरा, आप लालू प्रसाद की तरह मत कीजिए। मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगी। एक वक्त में लालू प्रसाद जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी केंद्र में, और जब पहली दफा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई चुनावों में, तो उन्होंने निशाना साधा। आज लालू की हैसियत चुनाव में और राजनीति में क्या रह गई है, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। ममता भी इसी तरीके से कदम उठाती हुई नजर आ रही है। वो कहती है खेला हो भी, और एक तरफ दूसरी तरफ वो सीधे सीधे हमारे जवानों को सवालों के घेरे में लाती है। आप सियासत कीजिए, सियासत में जगह है कि आप अपने विरोधी को निशाना साधिए, आप आक्रामक होइए, आप एक से बढ़कर एक हमले कीजिए। कम से कम उन जवानों को तो इसमें मत घसीटिए जिसके बलबूते वोटिंग परसेंटेज इतना बढ़ रहा है। हमें बहुत खुशी हो रही है सुचारिता इस बात को बताते हुए कि पश्चिम बंगाल में एक तरफ अगर हिंसा की चर्चा हो रही है तो दूसरी तरफ हम ये बताते हैं कि वोटिंग परसेंटेज कितना हाई है, यानी बिना डरे बिना झिझके लोग बाहर निकल रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप रीमा। ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रही है रीमा, क्योंकि एक तरफ हिंसा का जो इतिहास पश्चिम बंगाल का रहा वो हमने इस चुनाव में भी देखा है, लेकिन इसके बावजूद लोग बढ़ चढ़कर घर से बाहर निकल रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। ये सबसे उत्साहित करने वाली बात है राजनीतिक दलों के लिए भी और उन वोटर्स के लिए भी जो जिनकी सरकार गठित करने के लिए चुनाव हो रहे हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। मैं महाभारत में इस वक्त जा रही हूं संजय सरकार जी के पास और अमित रॉय जी के पास। संजय सरकार जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, सर सेंट्रल फोर्सेस हर जगह जाकर चुनाव करवाती हैं, चुनाव में उनकी भूमिका रहती है, लेकिन अगर ये आरोप झेलने पड़े कि पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस में काम कर रहे हैं तो उनका मनोबल नहीं गिरेगा क्या? संजय जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जब प्रधानमंत्री जी जब वहाँ पर चुनाव रहता है तब वहाँ पर चुनाव प्रचार में जाता है। हाँ। और उसको इन्फ्लुएंस करता है कैसे इन्फ्लुएंस करता है?
जोर जबरदस्ती करके बूथ लूटना है और जनता का हत्या करना है। और ये अमित शाह के इंस्ट्रक्शन में चल रहा है। जैसे मेरे इलेक्शन कमिश्नर जो है सुनील अरोड़ा जी, उसको कमर टूटा हुआ एक शिखंडी आदमी है, एक अपाहिज आदमी है, वो पिंजरे बंदे एक मालिक का तोता बन चुके हैं। क्यों उनको मतलब उस दिन इलेक्शन प्रचार में उसको नरेंद्र मोदी का रहना चाहिए जिस दिन बंगाल में चुनाव होता है, और फोर्स वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है अमित शाह प्रधानमंत्री जी, और फोर्स इनका अमली में कठपुतली होकर नचना चालू कर देता है। फोर्स को तो हम समर्थन करता है, फोर्स को तो मेरा तो यह है, उसको हर जगह उनको बस सहानुभूति है मेरा, और हर जगह मेरा समर्थन है फोर्स के ऊपर में। लेकिन फोर्स तो ये कठपुतली बना के छोड़ दिए हैं। इतना बड़ा घटना जो बंगाल के बीच में घटा है, ये सबसे बड़ा। संजय जी देखिए, बहुत से लोग जो देख रहे हैं, मैं उनके लिए पूछ रही हूं, मेरी बात सुनिए। ये सेंट्रल फोर्सेस हर जगह जाकर चुनाव कराती हैं, लेकिन आप उनके मनोबल पर चोट क्यों कर रहे हैं? पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रही हैं, तो फिर तो हर जगह पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रही होंगी। फिर तो जहां पर आपकी सरकार बनी सर, वहां भी पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रही होगी। बिल्कुल अमित शाह का इंस्ट्रक्शन में ये फोर्स काम कर रहे हैं, और ये फोर्स को गुमराह कर रहे हैं, फोर्स को गुमराह कर रही है। एक सेकंड, ये फोर्स को नंगा कर रहे हैं, और फोर्स को जिस तरफ से इतिहास दिखा रहे हैं, आने वाले पल में जो होने जा रहे हैं, वे भारतीय जो रिजर्व फोर्स, मिलिट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, इनके ऊपर भरोसा उठ जाएंगे और जनता भरोसा उठ जाएगा। इस भरोसा उठ जाए। एक सेकंड सर सीआरपीएफ के फॉर्मर आईजीपी आरके सिंह जी मेरे साथ है। मैं पहले आरके सिंह जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है। आप सीधे सीधे न सिर्फ मनोबल गिराने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उन पर भरोसा उठ जाएगा। आरके सिंह जी, ये फोर्सेस काम करती हैं, ये फोर्सेस काम करती है, ये क्या चुनाव जिताने और हराने के लिए काम करती हैं? ये सेंट्रल फोर्सेस क्या चुनाव जिताना हराना ये इनका काम है? आरके सिंह जी बोलेंगे। ये लोग अपनी ये भारतीय जनता पार्टी के तौर पे काम कर रहा है, ये अपनी आरके सिंह जी बोलेंगे। संजय सरकार जी, वोटर को बूथ तक मैंने अब उनसे सवाल पूछा है, गोली मार के मार दिया। बोलिए आरके सिंह जी। नहीं, जो सरकार साहब जरा मेरी बात सुन लीजिए। मैं आप लोग अपनी सत्ता खोने के डर से इस हद तक गिर गए हैं कि आपने अपने 4 आदमी को मरवा दिया, और इसकी सजा सुनेंगे। ममता बनर्जी को मिलनी चाहिए। संजय सरकार जी प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं किसी का भी ऑडियो कम करवाऊं या बंद करवाऊं। फोर्स के दूसरे को भी बोलने दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता सर। बात कर रहा है, ये दलाल के रूप में बात करता है, ये दलाल हो चुका है, फोर्स में नहीं रह सकता, ये फोर्स में रहकर कमर। सर ये किस तरह की भाषा है? ये किस तरह की भाषा है एक अफसर के लिए इस्तेमाल करने के लिए? ये क्या भाषा है संजय सरकार जी? ये बहुत बुरी तरह, इट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली ऑन यू सर। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं महाभारत में बैठकर, और वो भी एक सह मेहमान है आपके साथ सर। इस शो में महाभारत में सर वो एक मेहमान है, मेरे मेहमान है। कैसे मालूम पड़ा? आप एक दूसरे वो इस तरह की भाषा आपके लिए इस्तेमाल करें तो अच्छा लगेगा। When you use सर, आप जब ये इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द, तो आप उनके लिए नहीं, सेंट्रल फोर्सेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये याद रखिए आप। ये सीआरपी का आईजी हो ही नहीं सकता, ये सीआरपी का आईजी नहीं हो ही नहीं सकता। तो सर फिर मैं एक मिनट दलाल है सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप संजय सरकार जी? तो मैं कहूँ आप राजनेता नहीं हो सकते सर, क्योंकि इस देश का वो नेता जो चुनाव लड़ रहा है, इनके संरक्षण में लड़ रहा है, इनकी मदद की वजह से लड़ रहा है, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, वो यहाँ बैठकर इनको किस तरह से अपशब्द कहेगा? स्वतंत्रता सेनानी है, मेरा सब परिवार काला पानी में रह चुका है। सर आपका परिवार काला पानी में रह चुका है, तो उनका परिवार क्या सम्मानजनक नहीं है? उनका परिवार क्या माननीय नहीं है? नहीं, मुझे ये निचले स्तर पर जाकर बात करनी ही नहीं है। दलाल का परिवार में कौन था? पूछिए ना, ये दलाल का परिवार में कौन था? पूछिए उनको। संजय सरकार जी, मैं आपको डिबेट से हटा दूंगी सर अगर आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। होना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये भी है, इनसे पूछिए जरा, इनके परिवार अगर काला पानी में जाके आया है तो इनको गाली देने का सर्टिफिकेट मिल गया है क्या? संजय सरकार, 30 मई 2013 को जब पंचायत चुनाव थे, तब तो आपको सीआरपीएफ चाहिए था। 2011 में जब लेफ्ट से सत्ता आपको चाहिए थी, आजादी के लिए आपका किया था। आपका परिवार में 2011 में आपको परिवार में क्या भूमिका थी शिवम त्यागी? अरे 2011 में शिवम त्यागी आपको परिवार में क्या था?
और ये तो आप भी शिकार किया तो एक चैनल में बैठकर मेरे को बहुत अनफॉर्चुनेट है सर। संजय सरकार जी जैसे कि ममता दीदी सिक्योरिटी फोर्सेस को गाली देती है, उसी तरीके से उनके कार्यकर्ता भी गाली देते हैं। और ये जो कार्यकर्ता मेरे राइट साइड विंडो में बैठे हैं, इनसे कहिए कि अपनी भाषा को सम्मान कम से कम रखें। बीजेपुर में नेता गालियां देती है तो आप टीवी पर बैठकर प्लेटफॉर्म यूज करके। अब मैं आरके सिंह जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट। शिवम पकड़ा गया। अरे भाई आपको शिवम और संजय सरकार जी 2013 में आपने बीजापुर छत्तीसगढ़ में मेरे सीआरपी का। अब मेरी बात सुनिए संजय सरकार जी, आपने जो कुछ भी कहा, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपने व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए हैं। आपने अगर एक पूर्व अफसर पर आरोप लगाए हैं और अपशब्द कहे तो आप एक पूरी की पूरी फोर्स पर आरोप लगा रहे हैं सर। आप पूरी की पूरी फोर्स पर आरोप लगा रहे हैं। आप वही कर रहे हैं जो आज तो थोड़ी देर पहले आपकी नेत्री ने किया। एक मिनट, अब आरके सिंह जी को लीजिए, आरके सिंह जी को लीजिए और सुजाता जी को लीजिए। एक मिनट आरके सिंह जी, भारतीय जनता मैं बोलिए। आरके सिंह जी, आपने सुना क्या कह रहे हैं संजय सरकार? हूं कि मैं इन लोगों के साथ मैं वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता, इनको सच्चाई बताना चाहता हूं कि ये लोग इस तरह से परवर्टेड हो गए हैं। हाँ। अपनी सत्ता के लिए ये लोग पागल हो गए हैं और ये अपनी सच्चाई भूल गए हैं। इन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं को भड़काया और इस तरह से झोंका। मैं पहले भी बोल चुका हूं कई टीवी चैनल पर, आई कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। ये जो इंस्टिगेशन था ममता बनर्जी का, वो ही यही चाहती थी वो कि किसी तरह से भी गोलियां चले और लोग मरे, ताकि वो ये कह सके कि साहब देखिए मेरे साथ जाती हुई है। मैं जानता हूं मैडम, मैं जानता हूं, इसलिए नहीं आप वहाँ पे थे, मौके पे थे। मैं जानता हूं मैडम, मैं रिस्पेक्टफुली आपको बता रहा हूं कि सीए के समय में भी लोगों ने बहुत इंस्टिगेट किया ताकि कोई ना कोई फायरिंग हो। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कुछ इस तरह की काम करें जिससे कि इनको मौका मिले। आप देखिए संविधान का नाम लेकर किसान आंदोलन में भी यही हुआ। ट्रैक्टर लेके दिल्ली में घुसे और चाहते थे कि लोग गोलियां चलाएं, सिक्योरिटी फोर्सेस गोलियां चलाएं कि आपका जो पॉलिटिकल मौका मिले करने का। देखिए मेरे साथ जाती लोगों की सुजाता जी आरके सिंह जी, सुजाता जी आरके सिंह जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि आप लोग आपस में झगड़कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर क्या हासिल कर रहे हैं? ये चुनावों में मदद करती हैं अर्धसैनिक बल, ये एक हकीकत है। और नेता सुरक्षा में जा सके, वहां आम वोटर सुरक्षा में वोट कास्ट कर सके, इसके लिए सब होता है। संजय सरकार जी जो आरोप लगा रहे हैं, आप उससे सहमत है क्या? बिल्कुल नहीं सुचारिता जी, मैं यही बात कह रही हूँ कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है और अगर पोलराइजेशन किया गया है, लोगों को इंस्टिगेट किया गया है, तो दोनों तरफ से किया गया है। टीएमसी ने भी किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। जिस प्रकार के भाषण हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं वो इंस्टिगेट करने वाले होते हैं। और आज देखिए कि किस प्रकार से वो कहने हैं कि जो 4 लोगों की मृत्यु हुई है उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, लेकिन जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। तो और अभी उनके दिलीप घोष कहते हैं कि ये जो लोग थे ये क्रिमिनल है। तो इसका मतलब है जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको इंसान नहीं समझ रहे हैं, वोटर नहीं समझ रहे हैं, नागरिक नहीं समझ रहे हैं। ये केवल उनको देख रहे हैं कि वो वोटर इनके नहीं टीएमसी के वोटर थे। देखिए यही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी चीज को रोकने का काम चुनाव आयोग का था। जब आपकी रिपोर्ट ने बताया कि कल भी वहां हिंसा हुई तो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग लेगा या नहीं? वहां पे जो व्यवस्थाएं थी क्या उनको बेहतर नहीं करना चाहिए था? आज वोटिंग के पहले जब कल भी वहां पे इस तरह की घटनाएं हुई तो सबकी जिम्मेदारी है। और अगर ममता बनर्जी आरोप लगा रही है सेंट्रल फोर्सेस पे तो ऐसा नहीं है कि हमें वो नहीं देखना चाहिए। सुजाता जी, अपने देश के सिस्टम को तभी मजबूत कर सकते हैं सुजाता जी, हम अपनी पैरामिलिट्री को मजबूत करें। सुजाता जी, आप जिसके संरक्षण में जाकर वोट डालेंगी और आप उन्हीं पर आरोप लगाएंगी तो अगली बार उनके मन में आपके लिए संरक्षण देने वाली भावना रहेगी या नहीं रहेगी? मैं ये नहीं कहती वो किसी द्वेष के बिना काम करते हैं, राखी मित्रा जी बिना किसी द्वेष के काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पूर्व अफसर पर इस तरह हमला करना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना, ये वही कर रहे हैं जो वहां पर उनके साथ हो रहा होगा ग्राउंड जीरो पर।
टीएमसी से आपको और इससे ज्यादा कुछ उम्मीद है सुचरिता जी, जिनकी नेत्री 2 दिन पहले भी कह चुकी हैं कि जब सीआरपीएफ के जवानों को देखोगे आप लोग उनको घेर कर मारोगे। आज जो कुछ भी हुआ है ममता दीदी ने इंस्टिगेट किया है, इसीलिए हुआ है। कल भी ममता दीदी कहीं रैली में जाके बोली है कि उनको घेर लो, घेर कर मारो। तो आज जिनकी मौत हुई है उनकी खून ममता दीदी के हाथ में लगी हुई है। ममता दीदी को इमीडिएटली हाउस अरेस्ट में डालिए, तुरंत डालिए। वो प्रोवोक कर रही है। और मैडम जी, ओ मैडम जी सुन लीजिए, ये डिफेंस फोर्स है जो आपको भी प्रोटेक्शन देती है। आप लोगों को शर्म आना चाहिए जब डिफेंस फोर्स के ऊपर आप उंगली उठाते हो। शर्म करो, शर्म करो। घर में चैन की नींद चाहिए। मैं रवि ओझा जी के पास जाऊंगी, मैं रवि ओझा जी के पास जाऊंगी और उसके साथ साथ मैं जाऊंगी अमित रॉय जी के पास। एक मिनट, रवि ओझा और अमित रॉय जी के पास मैं उनके पास जाऊं उससे पहले मैं एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दूं कि कोलकाता में चुनाव आयोग से मिले हैं बीजेपी के नेता। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। चुनाव आयोग से मिले बीजेपी के नेता, चुनावी हिंसा को लेकर की है शिकायत। टीएमसी हिंसा कर रही है, कह रही है बीजेपी, और यही आरोप लेकर मिले हैं बीजेपी के नेता चुनाव आयोग से। आज चौथे चरण की वोटिंग जो अब किसी भी समय समाप्त होगी, क्योंकि 6:30 बजे तक ये वोटिंग होनी है। लेकिन बीजेपी के नेता इसी चुनावी हिंसा, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बंगाल से आई, कूच बिहार से आई, और किस तरह से उस हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद अब बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग का रुख किया है। रीमा मेरे साथ जुड़ी हुई है लगातार दमदम से, शाजिया भी हमारे साथ है। रीमा, ये जिस तरह की हिंसा की तस्वीरें आज हम दिखा रहे हैं, अर्धसैनिक बल भी उसके लपेटे में थे, और उसके बाद ये कहा गया कि बूथ कैप्चरिंग करवा रहे थे, इसीलिए वहां पर लोग पहुंचे और फिर ये हिंसा हो गई। हुआ क्या था असल में, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। कूच बिहार के एसपी ने वो बयान दे दिया है जिसको सुनने के बाद ममता को सबसे पहले तो अपनी प्लानिंग कैंसिल करनी चाहिए, क्योंकि वो कल कूच बिहार जाने वाली है। जब शुभेंदु अधिकारी से बातचीत चल रही थी तो उनका कहना है कि ममता ड्रामेबाजी करेंगे, नौटंकी करेंगे। हालांकि ये वक्त बिल्कुल इन बातों का नहीं है। अभी से भी 4 फेज आज सुचारिता गुजर गया, चंद मिनट बाकी है। 4 फेज जो आने वाला है उसमें कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से माहौल रहे और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, इस बात की कोशिश करनी चाहिए। और सवाल बार बार उन्हीं नेताओं पर उठेगा जो भड़काऊ भाषण देते हैं, जो धर्म के आड़ में आकर भाषण देते हैं। इन बातों की चर्चा होनी चाहिए, और जब इससे भी बात नहीं बनती है तो सीधे सीधे सवालों के घेरे में सुचारिता किसको लेते हैं? हमारे उन जवानों को जो अपनी जान पे खेल के अलग अलग जगहों पे ना देश की सुरक्षा करते हैं बल्कि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, और चुनाव भी उसी का एक हिस्सा है। आप सोचिए, कभी हमने कल्पना किया था कि नक्सलाइट एरिया में भी चुनाव हो सकता है, लेकिन बीते कुछ सालों से लगातार उन इलाकों में भी जाके, दूर दराज इंटीरियर इलाकों में, रिमोट एरिया में भी चुनाव हो रहा है। तो इसके लिए सारा क्रेडिट जाता है हमारे सुरक्षा बलों को, किसी नेता को नहीं जाता। आपने जो बात बोली रीमा, मैं एक बार रवि ओझा जी से पूछ लेती हूँ। टीएमसी के प्रवक्ता है, नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाजिया, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, थोड़ा मुझे समय दीजिए, लेकिन मैं रवि ओझा जी के पास पहले जा रही हूँ। रवि ओझा जी, आप देख रहे हैं ग्राउंड से मेरी 2 सहयोगी हैं, रीमा है, शाजिया है, वो किस तरह से रिपोर्ट कर रही हैं और ये भी बता रही हैं कि कैसे सेंट्रल फोर्सेस, क्योंकि वो रोज देख रही हैं कि किस तरह सेंट्रल फोर्सेस फैसिलिटेट करा रही हैं, किस तरह से वहां लोगों के इस पूरे इलेक्शन को कराने में सेंट्रल फोर्सेस की भूमिका कैसी रहती है। उन पर आप आज सवाल उठाएंगे रवि ओझा जी? जी बिल्कुल, आप सभी को मेरा शुभ संध्या। अभी सबसे पहले तो मैं रीमा जी जो बोल रही थी, उनकी जो जिस तरीके से वो हमारी नेत्री का नाम, ममता बनर्जी का नाम ले रही थी, मैं सबसे पहले उसके ऊपर मैं आपत्ति दर्ज करवाता हूँ। मैडम, ममता इस तरीके से बोल करके, ममता आपकी दोस्त नहीं है, एक राज्य की मुख्यमंत्री है। जब आप प्रधानमंत्री के लिए आदर व्यक्त करती हैं तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए भी आदर व्यक्त आपको करना होगा। इस चीज से मेरी आपत्ति है, पहले इसको दर्ज करवाता हूँ। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि देखिए, ये कहीं भी विधि का विधान नहीं है कि जो वर्दी पहना है वो गलती नहीं कर सकता, या जिसने खादी पहना है वो गलती नहीं कर सकता। आज जिस तरीके से कूच बिहार में नृशंस हत्या हमारे कार्यकर्ताओं की हुई है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं आपके चैनल पर बैठकर। मैं कब आ सकता हूं? अब मैं एक चीज रवि ओझा जी आपको बताती हूँ। रवि ओझा जी, अगर आपके सामने स्क्रीन है, सर आप स्क्रीन देख सकते हैं अपने सामने। रवि ओझा जी, आपके सामने स्क्रीन है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन महाभारत का? रवि ओझा जी, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही है, स्क्रीन पे कुछ भी विजिबल नहीं है।
ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ सर कि मेरे शो में ममता बनर्जी को दीदी करके लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री के लिए मोदी लिखा हुआ है। मैं आपको सिर्फ ये जानकारी इसलिए दे रही हूं कि वहां स्क्रीन पर मोदी जी नहीं लिखा, ममता बनर्जी के लिए कम से कम दीदी लिखा हुआ है। तो ये जब चुनाव में पत्रकार जब बात कर रहे हैं और ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो ममता बनर्जी को ममता बनर्जी कह रहे हैं, इसमें कोई अनादर नहीं है उनका, इसमें अनादर नहीं कर रही है। अगर मेरी सहयोगी वहां से ममता बनर्जी को ममता कह रही हैं, तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूं कि स्क्रीन में देखिए वहां भी मोदी लिखा है और दीदी लिखा है, तो ये कोई अनादर नहीं है रवि ओझा जी, पहली बात। और दूसरी बात, मैं आपसे सेंट्रल फोर्सेस के सवाल पर आ रही क्योंकि महाभारत उस पर है। मैं आपसे पूछ रही हूं कि सेंट्रल फोर्सेस के वो वहां पर कह रहे हैं, अधिकारी खुद कह रहे हैं कि हमारे ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया, तो वो सही है, उन पर हमला हो जाए लेकिन वो ना चलाएं पिस्तौल। सुन लीजिए, जिन लोगों की हत्या हुई है वो साधारण जनता थी, आतंकवादी नहीं थी। बॉर्डर पर अगर घुसपैठिए भी घुसते हैं तो पहले हवा में फायरिंग की जाती है, उसके बाद पैरों पर गोली मारी जाती है, उसके बाद शरीर पर गोली मारी जाती है। हवा में फायरिंग हुई थी क्या? पैरों पर गोली मारा गया क्या? वो आतंकवादी को सीधा गोली मार दिया गया, उसके बाद आप कहते हैं कि हम विरोध ना करें। लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं आप लोग, हम चुपचाप बैठ करके सुनते रहे, बर्दाश्त करते रहे? आप बताइए मुझे, हवा में फायरिंग हुई थी क्या या पैरों पर गोली मारा गया था क्या पहले? सर एक बात मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में इतनी राजनीतिक हत्याएं होती रही हैं, तब आपको लोकतंत्र की चिंता नहीं हुई रवि ओझा जी? तब आपने कभी कहा, आपने कहा एक बूढ़ी मां किस तरह से हमले के चलते स्वर्ग सिधार गई, उसके बाद आपने कहा कि लोकतंत्र पर हत्या है ये, आपने कहा रवि ओझा जी। मैं आए दिन पश्चिम बंगाल के चुनावों में हमलों की, लाठी डंडों से पिटाई की, बमबाजी की खबरें सुनती हूं, आप बोलते हैं लोकतंत्र पर हमला है। मैडम जवाब लीजिए। ये जो बम की आप बात कर रही हैं, अगर उठा करके देखेंगे तो साउथ 24 परगना के गोसावा से बम बनाते हुए 4 कार्यकर्ता मारे गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। और आप जिस बूढ़ी मां के बारे में जिक्र कर रही हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ और जो आरोप तृणमूल कांग्रेस के ऊपर में लगा, तो उसके बाद उनके अपने परिवार के लोग सामने आए थे कैमरा के, और उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का इसमें कुछ भी नहीं है, वो बीमार थी जिसकी वजह से उनके चेहरे पर सूजन आया है। लेकिन एक नैरेटिव पर मैं जवाब दे दूं सुचारिता जी, तो बात अलग है, आप कुछ भी चलाते रहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर रवि ओझा जी ऐसे मत बोलिए कि हम कुछ भी चला रहे हैं, हम दोनों पक्ष चला रहे हैं। ममता बनर्जी ने आज आकर, सुनिए मेरी बात, ममता बनर्जी ने आज आकर आरोप लगाया, परिवार के लोग कैमरे के सामने आए थे, आकर के उन्होंने कहा है कि ऐसा तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया है, तो ये क्यों नहीं चलाया गया? सच्चाई लोगों को क्यों नहीं दिखाई गई? आप जब बात करते हैं हम लोग की, तो आपको एक साधारण सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? एक मिनट बोलिए रवि जी, बोलिए सच्चाई क्या है? लॉकेट चटर्जी जी की गाड़ी पर हमला हुआ है। इन लोग आरोप लगाते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है। मैं कहिए, मैं आपको वीडियो देने के लिए तैयार हूं, आप निष्पक्ष होकर के अपने चैनल पर उस वीडियो को चलाइए और भारत की जनता को तय करने दीजिए कि वो हमला तृणमूल कांग्रेस ने किया था बाहर से, या गाड़ी के भीतर से खुद कांच तोड़ा गया था। क्योंकि अगर गाड़ी के भीतर से खुद कांच तोड़ लिया, शिवम, भीतर से कांच तोड़ा जाएगा, तभी शीशा बाहर की ओर जाएगा। सुचारिता जी, आप ओझा जी को कहिए, बड़ी शालीनता से मैंने पूरा 1 मिनट सुना है। अब इनको कहिए 1 मिनट मैंने सुना है, अब सुन लीजिए रवि ओझा जी। जेपी नड्डा जी ने अपनी गाड़ी को अंदर से तोड़ लिया था Z+ सिक्योरिटी में। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी में जितनी बार भी हमला हुआ, उन्होंने भी अपनी गाड़ी को अंदर से तोड़ा था। अब सुनिए, अब शाब्दिक उग्रवाद मत फैलाइए, अब सुनिए जरा। जब आप बोल रहे थे मैं बड़ी शांति से सुन रहा था। इसके अलावा आज लॉकेट चैटर्जी ने भी अपनी गाड़ी को खुद तोड़ा। इसके अलावा जो मेरे 130 कार्यकर्ता मरे, वो खुद उन्होंने अपने आप को चाकू मार लिए, बूढ़ी मां ने अपने आप को मार लिया। और आप कहते हैं ना, जब आदरणीय जब अमित शाह जी का रोड शो चल रहा था 2019 में, तो जो बमबारी कर रहे थे वो भी बीजेपी वाले ही कर रहे थे। आप तो कुछ करते ही नहीं है। अब पिछले 10 साल में किया क्या है फिर आपने? एक चीज बताइए, पिछले 10 साल में आपकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, चुनाव आयोग के हाथ में तो अब आया है भाई। अब से पहले क्या कर रहे थे आप यहां पर? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपने ये कर दी है आज वहां पर। शांति से होता है तो इसका श्रेय केंद्रीय बल को कहती है कि इनको घेरिए। सुनिए, अगर मुख्यमंत्री ये कहेंगी कि सेंट्रल फोर्सेस को घेरिए, उनको घेर कर मारिए, तो उनको तो कोई भी मारेगा। बनाना रिपब्लिक बना के रखा है आपने। आप सुन नहीं सकते। जब आप बोल रहे थे तो आपको सुनना था सबको, आप बार-बार बोल रहे थे मुझे सुनिए। अब आपके सुनने की क्षमता नहीं है। ठीक है,
तो सुनिए ना रवि ओझा, मैं एक बार मैं अमित रॉय जी के पास चली जाऊं। मैं एक बार अमित रॉय जी के पास चली जाऊं, उसके बाद मुझे शाजिया के पास जाना है। फिर से मेरी सहयोगी दोनों लगातार रिपोर्टिंग कर रही है। मैं मुझे शाजिया के पास जाना। अमित रॉय जी आप जवाब देना चाहते हैं? जी हाँ। पहले तो धन्यवाद मेरे को आपके शो पे इनवाइट करने के लिए सुचित्रा जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और मैं बहुत देर से मैं सुन रहा था कब मेरा मौका आएगा बोलने का। राखी जी ने तो कुछ थोड़ा बहुत बोली दिए हैं कि ममता जी ने तो ऑलरेडी इंस्पायर कर दिए हैं आदमी लोग को, यहाँ पे उनका कार्यकर्ता लोग को इंस्पायर कर दिए हैं कि भैया आप सीआरपीएफ या जो सेंट्रल फोर्स है उन लोग को आप घेरो, उनको तकलीफ दो, उनको तकलीफ में रखो, उनको टेंशन दो, कैसे और ज्यादा तनाव करो और वोट का प्रतिक्रिया जो है वो ठीक से नहीं हो। दिस इज अ क्लियर मैंडेट, इसमें कोई बात नहीं है। मैं आपको एक सीधा बात कहता हूं कि आज कस्बा में भी वोट था, हम लोग का कस्बा एरिया में, जो कि हम लोग के प्रार्थी हैं या कैंडिडेट जो है जो बोलते हैं हम, वो है मिस्टर डॉक्टर इंद्रनील खान। एक 32 साल का डॉक्टर जिसका गाड़ी तोड़ा गया, जिनको असॉल्ट किया गया, वो भी पुलिस के सामने। अभी भी क्या बोलेंगे कि वो बीजेपी कार्यकर्ता थे, पुलिस के सामने में सेंट्रल फोर्स के सामने में उनको मारा गया। सर ये आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। ममता बनर्जी आज कह रही हैं, वो कह रही है कि क्यों पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रही है, वो ये आरोप लगा रही है। वो कह रही पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस पे काम क्यों कर रही है सेंट्रल फोर्सेस, और इसीलिए क्योंकि मेरी दो सहयोगी ग्राउंड से हैं। सर एक मिनट, बीजेपी सेंट्रल फोर्सेस जो है वो बीजेपी कंट्रोल नहीं करती है। वो इन लोग को ये समझना पड़ेगा। इन लोग ये इसलिए ये कह रहे हैं, पर वो आरोप वही लगा रहे हैं, वो आरोप वही लगा रहे हैं अमित रॉय जी। आपको ये समझना पड़ेगा सुचित्रा जी कि ये जो कह रहे हैं टीएमसी वाले, बिकॉज दे डू इन द सेम ऑपरेंडली कोलकाता, इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि ये वही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं। एक मिनट में मैं शाजिया के पास जा रही हूँ, मैं शाजिया के पास, अपनी सहयोगी शाजिया के पास जा रही हूँ। शाजिया आप कुछ कहना चाह रही थी, क्योंकि ये आप लोग लगातार ग्राउंड कवरेज कर रहे हैं, आपने सुना किस तरह की प्रतिक्रियाएं। मैं चाहती हूँ कि ग्राउंड रिपोर्ट आप दें, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। शाजिया। सुचरिता, मेरा ये जवाब रवि ओझा जी को है, क्योंकि मैं जिन शोभा मजूमदार के बेटे का वो जिक्र कर रहे थे, उन शोभा मजूमदार की मौत होने के बाद से उनके बेटे से मैंने खुद जाके मुलाकात की थी, उनका इंटरव्यू लिया था, जिनका नाम था गोपाल। उनके बेटे अंतिम संस्कार करके बाहर आ रहे थे शमशान घाट पर, तब मैंने उनसे बातें की थी। वो भावुक थे उस समय, और उनका साफ कहना था कि जब मेरी माँ और मेरे ऊपर अटैक हुआ तो कुछ लोग आए थे जिन्होंने जो हमसे बार बार पूछ रहे थे कि तुम क्या बीजेपी को सपोर्ट करते हो, तुम बीजेपी को सपोर्ट करते हो। वो हमें इस तरह से तंज कस रहे थे और हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे। रवि ओझा जी को मैं ये जवाब इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अपने चैनल पर सही चीजों को नहीं चलाते। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि बाकायदा गोपाल मजूमदार का पूरा इंटरव्यू हमारे पास। गोपाल उनके बेटे हैं जिनकी मां की मौत हो गई थी, वही शोभा जिनका जिक्र रवि ओझा जी अभी कर रहे थे कि उनकी मौत तो किसी और वजह से हुई थी, बीमारी की वजह से हुई थी, या उनके परिवार ने कुछ और आकर सामने कहा था। सुचरिता, बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि आप दोनों, आप रीमा और शाजिया, आप ग्राउंड पर हैं और आप हर दिन न सिर्फ उस राजनीतिक हिंसा को देख रही हैं वहां सामने, बल्कि किस तरह से प्रत्यक्ष चीजें हो रही हैं उसकी बेहतर गवाह आप हैं, ना कि मैं या फिर ये मेहमान जो इस वक्त महाभारत में। इसीलिए मैंने आप लोगों से ये सवाल पूछा जो मैं अपने मेहमानों से पूछ रही हूं। बस उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरह चुनाव हो रहा है और ये चरण दर चरण आगे बढ़ रहा है, लोगों की सरकार और लोगों का मत सामने आए, ना कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। बहुत बहुत शुक्रिया महाभारत में मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।